नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता आज आप लोगों को सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद का स्वरूप समझाऊंगा कि समाज के अंदर किस प्रकार से जाति में भेद किया गया, धर्म में भेद किया गया और लिंग के आधार पे भेदभाव किया गया। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जाति को समझते हैं कि जाति किस प्रकार से बनाई गई या किस प्रकार से लोगों को जाति के अंतर्गत विभाजित किया गया। तो दुनिया के सभी समाज में, यानी कि दुनिया में जितने भी समाज है, चाहे वो किसी भी देश के अंतर्गत हो, सामाजिक असमानताएं, या हमारा देश हो या कोई भी देश हो विश्व के, तो उसमें सामाजिक असमानताएं होती हैं। और ये सामाजिक असमानताएं जो होती हैं वो श्रम विभाजन के आधार पर होती है, यानी कि उनके कार्य करने की शैली या जो वो रोजगार के लिए अपना दैनिक कार्य करते हैं उसी के आधार पे समाज विद्यमान है। यानी कि जो भी व्यक्ति दुनिया में काम करते हैं तो उनका एक निजी रोजगार होता है और उसी रोजगार के आधार पे समाज के अंदर असमानताएं और विभाजन किया गया है या विद्यमान है। उसी प्रकार से समाज विद्यमान है। भारत में भी इसी आधार पे श्रम का विभाजन किया गया है। यानी जैसे दुनिया के अन्य देशों में समाज का विभाजन किया गया है उसके श्रम के आधार पे, तो भारत में भी उसी आधार पे श्रम के आधार पे ही जाति का विभाजन किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपना कोई रोजगार का कार्य करता है, जैसे कोई व्यक्ति लोहे का कार्य करता है तो उसको लोहार कह देते हैं लोग, या कोई व्यक्ति मान लीजिए सिलाई का कार्य करता है तो उसको दर्जी कह दिया जाता है। कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है तो उसको बढ़ई कर दिया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि उसके रोजगार के आधार पे ही उसको समाज में उसको विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे कोई भी व्यक्ति रोजगार करता है तो उस रोजगार का जो गुण है उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं ही चला जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोजगार करता है तो उसकी अगली पीढ़ी में ये गुण अपने आप स्वतः चल जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ये रूपांतरित हो जाता है। पेशे में आधारित श्रम व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था कहते हैं। इसी प्रकार से जो आधारित पेशा है इसी के आधार पे ही जाति की व्यवस्था भी की गई है। और जब ये व्यवस्था स्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है। यानी कि जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चला जाता है तो ये एक तरीके से श्रम विभाजन का स्थायी रूप हो जाता है। इसी को श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहते हैं और इसी के नाम पर हम जाति के नाम से जाने जाते हैं या उस जाति के नाम से पुकारे जाने लगते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि श्रम के आधार पे ही लोगों की जाति का विभाजन हुआ है। उसके बाद भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था हुई। जैसे ये आदिकाल से ही चली आ रही है या प्राचीन काल से कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारत में लोगों को 4 प्रकार की जातियों में बांटा गया। इन 4 प्रकार की जातियों में पहले थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। तो इसके अंतर्गत ब्राह्मण उसके अंतर्गत आते थे जिसके अंतर्गत ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य करते थे, गुरुकुल में शिक्षा देते थे। लेकिन इन ब्राह्मणों को भी कई जातियों में विभाजित किया गया। जैसे मान लीजिए कोई हो गया मिश्रा, हो गया चौबे, दुबे, पाठक, उसके बाद पांडे और कश्यप, यानी कि कई प्रकार के ये ब्राह्मण जाति विभाजित हो जाती है। क्षत्रिय भी कई प्रकार की जातियों में विभाजित हो जाते हैं जिनको कि हम राजपूत कहते हैं या सोलंकी कहते हैं, चंदेल कहते हैं, चौहान कहते हैं। ये कई प्रकार से क्षत्रियों की भी इसमें जाति आ जाती है। उसके बाद वैश्य यानी कि बनिया जाति। तो बनिया जाति के अंतर्गत भी बहुत सारी जातियां जाती हैं। केसरी हो गए, कलवार हो गए, उसके बाद तेली हो गए, अग्रवाल हो गए, मड़वारी हो गए। तो ये बनिया की कई जाति हो जाती है। और उसके बाद शूद्र,
तो शूद्र के अंतर्गत वे लोग आते थे जो दूसरे की सेवा करते थे, यानी कि दूसरों का कार्य करते थे, उनका स्वयं का अपना कोई रोजगार नहीं होता था, तो उन जातियों को शूद्र कहते थे। इसके बाद ये जो वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई थी, तो ये उनके कार्य के आधार पे बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर रूढ़िवादी व्यवस्थाएं बढ़ती गई और कुछ लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया, तो इसको वो जन्म के आधार से जाति का विभाजन करने लगे और जो श्रम के आधार पर व्यवस्था थी उसको नकार दिया गया, उसको जन्म से ही उसी जाति का बना दिया गया। जिसमें इसमें उच्च जातियों का ज्यादा योगदान था। यदि ब्राह्मण है कोई और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो विद्वान ही कहलाएगा, पंडित ही कहलाएगा। उसके बाद चाहे उसके पास कोई भी गुण ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाएगा, विद्वान कहलाएगा। जबकि शूद्र के अंतर्गत कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, तो उसको लोग क्या कहते थे? शूद्र ही कहते थे। तो इन व्यवस्थाओं का हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत ही विरोध हुआ और फिर उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नकार दिया गया और समाज के अंतर्गत सभी लोगों को या हमारे संविधान के अंतर्गत सभी को, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सभी को एक समान अधिकार दिए गए और सभी को एक समान का मान्यता दी गई। इसके अनुसार ना तो कोई बड़ी जाति का है और ना ही कोई छोटी जाति को, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हुए। उसके बाद आ जाता है कि धर्म, सामाजिक विभाजन के अंतर्गत धर्म। तो धर्म हमारे देश के अंदर तो सभी प्रकार के धर्म है और सभी की धर्म की अपनी अपनी परिभाषा है, सभी लोगों की अपनी अपनी परिभाषा है, सबके धर्म के अपने अपने नए नए नियम होते हैं। लेकिन धर्म का सिर्फ एक ही नियम होता है कि धर्म मानव कल्याण के लिए बनाए गए नियम को ही हम धर्म कहते हैं। धर्म उसी को कह सकते हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो या समाज के कल्याण करने के लिए हो, उसे हम धर्म मान सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा धर्म है जो कि मनुष्य का कल्याण नहीं करता है, उसका विनाश करता है या जीव जंतुओं का विनाश करता है, हमारे प्राकृतिक वातावरण का विनाश करता है, प्रकृति का विनाश करता है, तो वो धर्म नहीं अधर्म है। धर्म हमेशा हम उसी को कहेंगे जो विश्व की कल्याण, मानव कल्याण, प्रकृति के कल्याण और जीव जंतुओं के कल्याण के लिए नियम बनाता है, उनको पालन करता है, उनको मानता है और दूसरों से मानने के लिए आग्रह करता है, उसको हम धर्म कह सकते हैं। और ऐसे गुण उस धर्म में नहीं है तो वो धर्म नहीं अधर्म कहलाता है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, जैन, पारसी, सभी प्रकार के धर्म हमारे देश में पाए जाते हैं। उसके बाद लिंग, लिंग के आधार पे भी हमारे देश के अंतर्गत लोगों को बांटा गया है कि वो स्त्री है और वो पुरुष है। तो स्त्री ज्यादा, यारे जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या फिर वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो ज्यादा योग्य होते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्रियां शरीर से कमजोर होती हैं या बुद्धि में कम होती हैं। जैसे मान के चलिए बहुत सारे योद्धा हुए, पुरुष योद्धा, तो कुछ स्त्रियां भी योद्धा में हुई हैं, जिसमें से रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा बहुत सारे विद्वान भी हुए हैं, तो स्त्रियों में भी विद्वान हुए हैं। जैसे हमारे देश के अंतर्गत महिला प्रधानमंत्री भी बन चुकी है, राष्ट्रपति भी बन चुकी है और कई महिलाएं ऐसे हैं, जैसे ओलंपिक में एक बार हमारे देश के किसी भी पुरुष को मेडल नहीं मिला था, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी ने एक मेडल लेकर के आया था, जिससे हमारे देश की मेडल तालिका शून्य होने से बाकी रह गई थी। तो हम लिंग के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वो स्त्री है तो कमजोर होगी या बुद्धि में कम होगी या उसके पास शक्ति और सामर्थ्य कम है, वो लोगों के अपने परिश्रम और मेहनत करने के अनुसार ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।